ठीक है भाई, चलिए आज हम आप लोगों को रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का ये पहला क्लास होगा। रीजनिंग, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। तो सबसे पहले देखिए, रीजनिंग पढ़ने से पहले हमको क्या क्या चीजें जान लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि जो हम आज रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, ये रीजनिंग किसी सिद्धांत पर आधारित हमारा विषय नहीं होता है। सिद्धांत पर आधारित विषय से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे इसमें कोई नियम, किसी नियम के तहत इसे हम नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम तर्क के तहत। जैसे हमारे गणित में नियम होते हैं, इतिहास में नियम होते हैं, भूगोल में नियम होते हैं, सभी विषय में नियम काम करते हैं। लेकिन रीजनिंग में हमारा तर्क काम करता है। इस विषय के अंतर्गत तर्क ही नियम है। बाकी में तो हमें अपने बुद्धि, विवेक और भी बहुत सारी गतिविधि होती है जिसके तहत प्रयोग करके हम लोग जानते हैं, लगाते हैं। चाहे वो गणित का विषय हो, चाहे आपके अंग्रेजी ग्रामर हो, चाहे हिंदी हो। हिंदी ग्रामर में भी, अंग्रेजी ग्रामर में भी, सब में हमारे नियम काम करते हैं। ठीक है भाई। लेकिन जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में हमारा काम करता है तर्क। देखिए, सबसे पहली बात कि इस रीजनिंग विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे अगर हम इसे चाहेंगे तो बहुत लंबा ये विषय हो जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा हम आपको बताते हुए आगे निकलेंगे। 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जब रीजनिंग पढ़ाते थे तो उसमें हम एक एक चैप्टर 10-10 दिन पढ़ाते थे। 10वें दिन भी हमारे क्लास में ये लगता था कि आज भी हमें ये बाकी है इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने के लिए। 10 दिन से नहीं कम पढ़ाते थे। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा ये बात। काफी अच्छा मैटर देते थे, लगता था कि हाँ रीजनिंग है। इधर भी थोड़ा समय का अभाव होने के कारण कम पढ़ा पाते हैं हम आप लोगों को, लेकिन हम उसको वहीं से उठाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमें विषय की संस्कृति, विषय की परंपरा, विषय की विश्वसनीयता और विषय से संबंधित तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। गणित पढ़ने से पहले हमारे पास यह होता है कि हम भाई गणित में क्या करेंगे, नियम होते हैं, नियम को पढ़ना पड़ता है, तर्क भी लगाना पड़ता है। बाकी सभी विषय में नियम और तर्क एक साथ चलते हैं। लेकिन अगर वो रीजनिंग है, रीजनिंग का तात्पर्य ये होता है प्योर रीजनिंग। जैसे रीजनिंग के किताब में ही हमको घड़ी, कैलेंडर, ऐसे चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो कहीं रीजनिंग के श्रेणी में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वो मैथ का चैप्टर होता है हमारा। तो सबसे पहले हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं हमको ये पता होनी चाहिए। इस विषय का नाम देखिए, न हिंदी, गणित, विज्ञान, भूगोल, कुछ भी नहीं। इस विषय का नाम ही है हमारा तर्क शक्ति। मतलब ये विषय जो हमारा है पूरी तरह से हमारे तर्क पर आधारित है। तो अगर हमारी तर्क शक्ति प्रबल हो जाती है, तर्क शक्ति हमारी प्रबल से तात्पर्य यह हुआ कि अगर हमारे तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, तो हमारे जो बाकी विषय होते हैं वो खुद ब खुद थोड़ा अगर कम भी पढ़ेंगे तो वो मजबूत अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये तर्क शक्ति जो हमारी होती है, इसका संबंध परीक्षा में सम्मिलित सभी विषय के साथ साथ होने के बावजूद भी जीवन के साथ भी होता है। तर्क शक्ति, अगर हमारी तर्क शक्ति प्रबल हो जाए, अच्छी हो जाए, तो हम एक सफल जीवन को भी व्यतीत कर सकते हैं। तर्क शक्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत पहले 2005, जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई जानकारी छूटी हो, 2005 से पहले की बात मैं बता रहा हूं आपसे कि रीजनिंग विषय को लोग जानते ही नहीं थे, मतलब कम जानते थे। जो शहर क्षेत्र से जुड़े हुए थे हमारे, वही जानते थे। बाकी विषयों में सम्मिलित ही नहीं किया जाता था। जैसे कोई भी परीक्षा होती थी उसमें रीजनिंग नहीं आता था। तो रीजनिंग की आवश्यकता पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है
कि बच्चों के तर्क शक्ति का विकास करना। जानते हैं रीजनिंग को हमारे मतलब सामान्य कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आप 6, 7, 8 की किताब पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वगैरह की, तो उसमें रीजनिंग के प्रश्नों को शामिल कर दिया गया है, हिंदी के साथ, गणित के साथ, विज्ञान के साथ। क्यों शामिल कर दिया गया? उसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही रहा कि तर्क शक्ति का विकास करना है बच्चे के। अगर ये तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, तर्क शब्द कुछ ऐसा विशिष्ट शब्द नहीं जिसे मैं अलग से एक्सप्लेन करूं। तर्क का मतलब लगभग सभी लोग जानते हैं कि अगर वो तर्क शक्ति का विकास हो जाता है तो इस तर्क शक्ति की सहायता से बच्चे किसी भी नवीन पद्धति की खोज करके वो करके सीख सकते हैं। खोज करना और उसके बाद उससे सीखना। इसलिए जब मैं पहली बार इसको 2005 के बीएड एग्जाम जब कानपुर विश्वविद्यालय ने कराया था, उसमें मैं रीजनिंग का 50 क्वेश्चन देखा था। उसके बाद से प्रत्येक जगह रीजनिंग पढ़ाना शुरू हुआ था, क्योंकि वो ऑल ओवर यूपी का था, तो हर जगह रीजनिंग हमारा जोड़ा गया। बहुत पहले आईएएस, पीसीएस जितने भी एग्जाम होते थे उसमें रीजनिंग की परीक्षाएं नहीं कराई जाती थी। लेकिन अब रीजनिंग हमारा एक ऐसा स्वतंत्र विषय के रूप में हो गया है जो सभी परीक्षाओं में आता है। जैसे गणित में आप आयु पढ़ते हैं, तो आयु की कंडीशन क्या होती है कि आयु कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे गणित में ही शामिल किया जाए। जैसे उसमें आप पढ़ने हैं इतने गाय, इतने बकरी, इनके इतने सिर, इतने पांव। ये गणित का विषय ना हो के बल्कि ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो चुका है। इसे उठा के रीजनिंग में भी कभी कभी दे दिया जाता है, इसको अलग से भी दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उससे आपकी तर्क शक्ति का पता लगाने के लिए। तो इसमें क्या है कि रीजनिंग में तर्क शक्ति का विकास किया जाता है, और इसके तहत क्या होता है कि जितने भी नियम होते हैं उन नियम को एक तरफ कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहां नियम हमारा समाप्त होता है, याद रखेंगे हम पहली बात, रीजनिंग पढ़ने से पहले हमको यही याद रखना है, जहां नियम हमारा समाप्त होगा। देखिए आप बहुत सारे मतलब रीजनिंग की चीजें पढ़े होंगे, बहुत सारे चैनल से पढ़े होंगे, बहुत सारी किताबों से पढ़े होंगे, लेकिन अगर ये रीजनिंग का आज अगर आप 40 मिनट, देखिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि आप सबसे पहले जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उस विषय की पृष्ठभूमि का पता लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमसे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हमेशा हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो उस विषय की पृष्ठभूमि का हम बताते हैं। आप 100 क्लास पढ़ लीजिए, आप दुनिया की सारी किताब पढ़ लीजिए, आपको रीजनिंग नहीं आएगी, मैं लिख के दे सकता हूं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि रीजनिंग होती क्या है, रीजनिंग को पढ़ना क्यों चाहिए, रीजनिंग कैसे होती है, तब जाके आपको रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग में सबसे पहली बात, अगर वो रीजनिंग है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें नियम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जहां नियम हमारा समाप्त होता है वहीं रीजनिंग प्रारंभ होती है। यह तर्क का प्रयोग होता है, और तर्क से तात्पर्य, एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि यहां तर्क से तात्पर्य होता है कि जैसे अभी ये हमारी एक कक्षा है, इस कक्षा में किसी बच्चे की अगर पेन गुम हो गई, तो अगर पेन गुम हो गई तो ये रीजनिंग है। जैसे मैंने किसी एक बच्चे को यहां खड़ा करा दिया, मान लीजिए किसी को, मैंने हर्षिता को ला के खड़ा किया, हमने कहा कि भाई हर्षिता आप बताइए कि इसमें कौन पेन लिया होगा, तो इसके द्वारा ये बताया जाएगा? नहीं बताया जाएगा। हमने कहा कि भाई तर्क करिए, तो हर्षिता का तर्क होगा पिछले अनुभव के आधार पे। उन्होंने कक्षा में प्रत्येक बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, उस आधार पर वो बता सकती है कि सर इन्होंने पेन लिया होगा या इन्होंने पेन लिया होगा। तो क्या ये तर्क निश्चित रूप से सही होगा? नहीं होगा। ये सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है, दोनों बातें होती हैं, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता। तो ये तर्क है। परिवार में जब आप रहते हैं, एक दिन आप ही के परिवार की एक छोटी सी घटना होती है, किसी के जेब से, किसी के पर्स से 10 रुपए 20 रुपए कम हो जाता है। उस दौरान जिसके पर्स से कम होता है वो एक तर्क लगाता है कि इस पैसे को हमारे बच्ची ने लिया होगा, हमारे लड़के ने लिया होगा, या हमारी पत्नी ने ले लिया होगा। लेकिन क्या उसका तर्क निश्चित रूप से सही होता है? नहीं होता है। ठीक ना? तर्क सही भी होता है और नहीं भी होता है, दोनों बातें होती हैं। तो ये रीजनिंग है, इसमें आप तर्क का प्रयोग करेंगे।
तर्क शक्ति होती है, इसमें कोई भी सिद्धांत, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी रूल काम नहीं करता। मतलब ये सारी चीजें जहां समाप्त होती हैं वहीं पे हमारा रीजनिंग प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम रीजनिंग रखा गया, तर्क शक्ति रखा गया। दूसरी बात कि रीजनिंग में ही एक विशेष प्रकार की जानते हैं शक्ति निहित होती है, रीजनिंग में ही निहित होती है। 2 दुना हम जानते हैं गणित की भाषा में ये 4 होता है, लेकिन रीजनिंग में वो असीम ताकत होती है कि जो 2 दुना मतलब 16 भी आपका सिद्ध कर सकता है। 2 का वर्ग कर देगा, यहां पे 2 का वर्ग करके 4 चौक के क्या हो जाएगा हमारा 16। तो इसका मतलब यही हुआ कि रीजनिंग में किसी भी प्रकार का नियम हमारा काम नहीं करता है। हां, एक बात यहां होती है कि इसमें हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 तथ्य दिए जाते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। जैसे गणित में क्या होता है कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें आप लगाएंगे, और इसमें 2 तथ्य दिए जाते हैं। दोनों तथ्य हमारे सार्थक हो सकते हैं या निरर्थक हो सकते हैं। बस एक हमको इस तथ्य से फायदा ये होता है कि जैसे कह दिया कि किसी भी भाषा के रूप में 2 दुना 16 होता है, तो हमारा जानते हैं 3 गुणे 3 बराबर क्या होगा, ये लगाने के लिए। तो यहां देखिए हमको बस एक इसमें जानते हैं सुविधा प्रदान की जाती है, वो सुविधा ये प्रदान की जाती है कि इतना दिया जाता है और इतना पूछा जाता है। तो इसका मतलब 2 दुना 16 का मतलब यही हुआ कि 2 दुना 16 नहीं होता है। तो यहां से एक बात मतलब निश्चित हो जाती है कि रीजनिंग में किसी भी प्रकार के नियम का प्रयोग नहीं होता। नियम तो यही कहता है कि 2 दुना क्या होना चाहिए 4, लेकिन 2 दुना 16। रीजनिंग में पानी को पत्थर, शेर को कुत्ता, रीजनिंग ही कहती है। बाकी कोई विषय या कोई नियम हमारा नहीं कहता है कि हम पानी को पत्थर कह सकते हैं, रीजनिंग के अंतर्गत ही हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए तर्क शक्ति। तर्क का मतलब देखिए एक दूसरी भाषा में हमारा होता है अनुमान। अनुमान, ये अनुमान भी हम इसे कह सकते हैं। होता क्या है कि हमारे यहां लोग रीजनिंग लेकर आते हैं, क्या करेंगे, कहेंगे रीजनिंग में पहला चैप्टर शुरू करेंगे, कहेंगे इतना टाइप। आपको हम बता दें एक विशेष बात, इसमें रीजनिंग में टाइप नहीं होता। रीजनिंग के जितने, वो अलग बात है कि हमारे यहां किताबों पे लिख दिया जाता है टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, लेकिन गणित में होता है, सब में होता है। आप इतिहास शुरू करेंगे तो उसमें शुरू से चलेंगे आप, लेकिन रीजनिंग में कोई टाइप नहीं होता, ये जान लीजिए आप। टाइप से अभिप्राय ये हुआ कि रीजनिंग के जितने प्रश्न होते हैं उतनी रीजनिंग होती है, जितने प्रश्न होंगे उतने आपको तर्क लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग पढ़ने से पहले हमारा माइंड सेट हो जाना चाहिए कि रीजनिंग कोई सैद्धांतिक विषय के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि वो एक तर्क शक्ति और अनुमान विषय के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात ये होती है यहां पे रीजनिंग के तहत कि नियम तो इसमें प्रयोग होगा ही नहीं। दूसरी बात आप ये दिमाग में सेट कर लेंगे कभी भी रीजनिंग पढ़ते समय कि रीजनिंग पढ़ने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। रीजनिंग एक तार्किक विषय होता है जिसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सीख सकता है और अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सीख सकता है। एक अगली बात यह होती है रीजनिंग के साथ हमारी कि रीजनिंग के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि कोई बच्चा गणित अगर अच्छा लगा ले रहा है तो वो रीजनिंग भी अच्छा लगा लेगा, या कोई बच्चा अगर गणित नहीं लगा पा रहा है तो रीजनिंग भी नहीं लगा पाएगा। यहां ये उदाहरण से तात्पर्य बस मात्र एक है हमारा कि रीजनिंग पढ़ते समय आप अपना किसी भी प्रकार का आकलन या मूल्यांकन नहीं करेंगे। मतलब यह एक ऐसा स्वतंत्र विषय हमारा होता है जिसको कोई भी सीख सकता है। अगर कोई भी नहीं सीख सकता तो हमारे जानते बेसिक कक्षाओं में भी जानते हैं रीजनिंग को लागू कर दिया गया रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो जहां से आप इसको पढ़ना शुरू करें रीजनिंग का कोई भी चैप्टर, वहीं से तर्क और अनुमान लगाना शुरू कर दीजिए। इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं कि हम पहले कोई नियम पढ़ें फिर जाके रीजनिंग लगाएं। जैसे रीजनिंग का अगर आज आपको 10वां प्रश्न हम डायरेक्ट आप पढ़ने आ गए तो 10वें प्रश्न से ही रीजनिंग हमारी शुरू हो जाती है। तो ये रीजनिंग का इंट्रोडक्शन है आपका। अब इसके बाद जानते हैं हम शुरू कर रहे हैं आपका पहला चैप्टर रीजनिंग का है कोडिंग डिकोडिंग। पहला चैप्टर है कोड डी कोड। वैसे देखिए हम बता दिए कि क्लास
बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे छोटा सा में ही बताएं आपको। देखिए, ये एक शब्द का प्रयोग किया गया, कोड डी कोड। पहला चैप्टर है हमारा कोड डी कोड या कोडिंग डी कोडिंग। हिंदी में इसे हम लोग कूट लेखन और कूट वाचन कहते हैं। कूट लेखन, कूट वाचन। देखिए, सबसे पहले हम कूट लेखन और कूट वाचन के पढ़ें। बहुत जगह मैंने देखा है कूट लेखन और कूट वाचन को परिभाषित करते समय, कूट लेखन और कूट वाचन को आपको हम दो तरीके से परिभाषित करके बता रहे हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग जो होती है हमारे दैनिक जीवन में होती है। एक कोडिंग डिकोडिंग जो होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आज पहला क्लास जो ये कोडिंग डिकोडिंग भी शुरू करने के पीछे एक तर्क है। तर्क ये है कि इस चैप्टर का संबंध रीजनिंग के 50% चैप्टर से होता है। इसको लेके जाएंगे आप आगे तो सादृश्यता, वर्गीकरण, श्रृंखला, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें इस कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग होगा। इसलिए पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने का यही मतलब होता है। देखिए, ये जो कोडिंग डिकोडिंग हमारी होती है, ये हमारे दैनिक जीवन में दो तरह से काम करती है। एक क्या काम करती है, पहली कोडिंग डिकोडिंग हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इस कोडिंग डिकोडिंग के तहत क्या होता है कि मानव समाज में परस्पर दो व्यक्तियों के बीच कोडिंग और डीकोडिंग की जाती है। परस्पर दो व्यक्तियों के बीच कोडिंग और डीकोडिंग की जाती है। पहले टाइप के तहत ध्यान दीजिएगा, परस्पर दो व्यक्तियों के बीच कोडिंग और डीकोडिंग का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मान लीजिए आप सेना के जवान को ही ले लीजिए। आप सेना के जवान को ही ले लीजिए। सेना के जवान में मान लीजिए दो कारक हैं। दो कारक से तात्पर्य यह हुआ कि एक उसी सेना के कुछ जवान हैं, इसमें मान लीजिए 10 जवान हैं, 10 जवान, और इस 10 जवान को ऑपरेट करने वाला कोई एक, जिसे आप एक प्रकार से सेनापति के नाम से भी कह सकते हैं कि ये सेनापति है आपका, ठीक है। अब एक कोडिंग डिकोडिंग जो होगी वो इन दो लोगों के बीच होगी। मान लीजिए ये हमारा ए है और इसमें बैठे हुए बी, सी, डी, ई और एफ, मान लीजिए इतने लोग हैं। इन दो लोगों के बीच कोडिंग डिकोडिंग होगी। इन दो लोगों के बीच कोडिंग डिकोडिंग का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे ये जो सेना के सेनापति महोदय थे, इन्होंने कह दिया कि अगर हम कहीं किसी विशेष परिस्थिति में हमारे मुंह से बैठने शब्द का प्रयोग होगा तो आप इसका मतलब यह समझिएगा कि हमें आगे की तरफ दौड़ना है। तो ये क्या हो रहा है, कोड, मतलब इस सेनापति के द्वारा बैठने शब्द को दौड़ने शब्द से कोडिंग की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों परिस्थितियां सेना और सेनापति के बीच में है। सेना और सेनापति के बीच में, कि यहां पे सेनापति कहता है कि आप जब भी मेरे आवाज के रूप में बैठने शब्द का प्रयोग सुनेंगे तो आप समझिएगा कि आपको दौड़ना है। या दूसरे भाषा में कह दिया जाए कि अगर सेनापति कहता है कि आप दाहिने घूमिए तो इसका मतलब समझिएगा कि बाएं घूमना है। जैसे आप फिल्म वगैरह भी देखे होंगे, ऐसे एक आध फिल्म देखे होंगे जिसमें ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को दो तरह से परिभाषित करने का तात्पर्य यह है कि हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप कौन सा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना चाहते हैं या मैं पढ़ाऊंगा, आपको कौन सा पढ़ना है। तो यहां पे एक विशेष बात क्या देखने की मिली कि दोनों लोगों के बीच, दोनों को परस्पर पता है। इस व्यक्ति ए को भी पता है कि हमने क्या कोड सेट किया है, और व्यक्ति बी को भी पता है या इसको भी पता है कि कोड क्या सेट है। इसके द्वारा कोड दिया गया है, इसके द्वारा कोड दिया गया, इन्होंने कोड दिया, और जो सेना के जवान हैं इन्होंने उस कोड को क्या किया, डी कोड किया, ये डी कोड कर दिया। तो यहां पे एक विशेष बात क्या देखने के लिए मिलती है हमको, यह देखने के लिए मिलती है कि
परस्पर कोड और डिकोड की प्रक्रिया दोनों के बीच में पूर्ण हो रही है और पहले से ज्ञात है, और पहले से ज्ञात है। जैसे आप देखते हैं कि आप जाते हैं कहीं दुकान वगैरह पे, आप इशारा कर देते हैं। आप जैसे ऐसे मुंह की तरफ इशारा करेंगे तो सामने वाला समझ जाता है खाने के लिए मांग रहे हैं, जैसे ऐसे इशारा करेंगे तो समझ जाएगा वो पीने के लिए मांग रहे हैं। चाय की दुकान पे जाके आप जैसे कहेंगे ऐसे तो समझ जाएगा कि छोटा वाला पुरवा में चाय मांग रहे हैं। चाय की दुकान पे जाके कहेंगे कि ऐसे करेंगे, दूर बैठे हुए आपके साथ हुआ होगा, तो समझ जाता है कि बड़ा वाला पुरवा मांग रहे हैं, है ना। और बड़ा कर देंगे तो समझ जाएगा लस्सी मांग रहे हैं, है कि नहीं भाई? जनरली होता है कि नहीं? जैसे किसी रेस्टोरेंट या बार में जाके बैठेंगे, ऐसे करेंगे तो समझेगा वो 40 ml या 50 ml का पैक मांग रहा है, ऐसे करके इशारा करता है उसके उंगलियों के आधार पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आधार पे ये हुआ कि उसको पता है कि इतना जो ऐसे कहने का तात्पर्य क्या है, चाय मांग रहे हैं या बियर मांग रहे हैं या क्या मांग रहे हैं, वो समझ जाते हैं। ऐसे सांकेतिक कोडिंग का प्रयोग आप आए दिन अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो अब एक कोडिंग हमारी ये हो जाती है, दूसरी कोडिंग यहां पे हमारी शुरू होती है जो रीजनिंग वाली कोडिंग डिकोडिंग है। क्या हम इस कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग करते हैं रीजनिंग के अंतर्गत? अगर हमसे पूछा जाए तो जहां तक हम जानते हैं बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग अगर हम करते तो आप समझ लीजिए कि हमारे रीजनिंग में तर्क शक्ति का प्रयोग हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी कोडिंग डिकोडिंग पहले से क्या रहती? सेट है। तो आप ये समझिए इस कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग रीजनिंग में बिल्कुल नहीं होता है। अगर ये होता तो किताब छपने से पहले, प्रश्न आने से पहले हमारे पास उससे संबंधित सूचनाएं पहुंच जाती, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं वो कोड डिकोड दरअसल दूसरा वाला कोड डिकोड होता है। दूसरा वाला डिकोड से तात्पर्य यह हुआ कि जैसे हमारा मान लीजिए फोन है, मैंने उसमें XYZ कुछ भी पासवर्ड रखा हुआ है, पासवर्ड मैंने उस पर डाल के रखा हुआ है, तो हमारे द्वारा अपने फोन को एक विशेष प्रकार का गुप्त अंक कोड के रूप में प्रदान कर दिया गया। अब मैं अपने फोन को उठा के यहां से किसी अनजान व्यक्ति को दे देता हूं, जो उस अनजान व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे अनजान व्यक्ति को नहीं जो लेके भाग जाए, अनजान व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे अनजान व्यक्ति को दूंगा जो हमारे द्वारा फोन में दिए गए गुप्त कोड को वो नहीं जानता होगा। तो हमारे द्वारा हमारे फोन में जो एक कोड दिया गया वो एक गुप्त कोड है, और उस गुप्त कोड को मैं जानता हूं या मेरे द्वारा जिसको बताया जाएगा वही जानेगा। जो हम रीजनिंग के तहत कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं हमारा क्लास थोड़ा सा बस यही एक विशेष बात होती, लंबा हो जाता है, हम इसे छोटा नहीं कर सकते। ठीक, प्रयास फिर भी कर रहे हैं कि कम से कम में हम आपको बताएं। तो जो इस फोन में मेरे द्वारा एक गुप्त अंक कोड के रूप में डाला गया है या प्रदान किया गया है, उस कोड को या तो मैं जानता हूं या तो मेरे द्वारा जिसको बताया गया है वो जानता है। इन दो के अलावा कोई नहीं जानता है। अब हम करेंगे क्या? देखिए इस बात को समझ जाइए, रीजनिंग समाप्त हो जाएगी, ये जान लीजिए आप। अगर इस बात को नहीं समझेंगे, पूरे रीजनिंग का क्लास नहीं, पूरे दुनिया के सारे क्लासेस पढ़ डालिए आप, पूरी किताबें पढ़ जाइए, रीजनिंग कभी नहीं सीख पाएंगे। समझ लीजिए आप जो बात मैं बता रहा हूं। देखिए मैंने कहा ना 10 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। प्रश्नों को कराने में क्या है, प्रश्न कराने की कोई बहादुरी नहीं होती, प्रश्न तो आप खुद करेंगे अगर इस बात को समझ जाएंगे। सारी किताब अगर आप नहीं समझे तो जान लीजिए रीजनिंग सारी किताब लगा डालिए, आप कभी रीजनिंग नहीं आएगी आपको। ये मेरा अनुभव नहीं, ये मेरी गारंटी होगी, आप समझ लीजिए। तो इस कोडिंग में हमने अपने मोबाइल में एक गुप्त कोड प्रदान कर दिया गया। तीसरी बार मैं दोहरा रहा हूं, चौथी बार। और उस गुप्त कोड को या तो मैं जानता हूं या तो मैंने जिसको बताया है वो जानता है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस मोबाइल को किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति मेरे द्वारा इस मोबाइल फोन को प्रदान किए कोड को नहीं जानता है। जो मेरे द्वारा फोन में गुप्त कोड प्रदान किया गया है या गुप्त कोड प्रवेश किया गया है,
उस कोड को वो नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति को देंगे। अब वो व्यक्ति हमारे फोन को लेकर उसके पासवर्ड को खोलने का प्रयास करेगा। खोलने से तात्पर्य उसको उसने डीकोडिंग करना शुरू कर दिया बिना मेरे बताए। देखिए, वास्तविक रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं आपको एकदम। रीजनिंग क्या होती है, वो हमारी रीजनिंग हो सकता है आपको कठिन लगे, नो डाउट, और लगेगा भी, क्योंकि मैं आसान पढ़ाता ही नहीं। जो हमसे पहले पढ़े हैं उनको पता होगा ये बात कि मैं आसान नहीं पढ़ाता हूं। मैं शुरू से ही, मेरे अंदर एक विशेष बात रहती है, मैं खोज खोज के जानते हैं कठिन तथ्यों को आपके सामने लाऊं, तभी आपका जानते हैं एक अच्छा विकास हो सकता है, शुरू से ही। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि उसको डीकोडिंग करना शुरू करता है। डीकोडिंग के तहत क्या करेगा वो? डीकोडिंग के तहत वो रीजनिंग लगाएगा। डीकोडिंग के तहत वो रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब तर्क, तर्क का मतलब अनुमान, तर्क का मतलब अनुमान। देखिए, ये डीकोडिंग अलग है। ये डीकोडिंग तो ऑलरेडी सेना ए के द्वारा या सेनापति ए के द्वारा सेना के जवान BCDE को पहले से क्या कराया गया था? अवगत कराया गया था। ये वाली कोडिंग डिकोडिंग की परिभाषा होती है, लेकिन ये यहां पे उपयुक्त नहीं होती है जिस रीजनिंग को हम पढ़ने जाते हैं। रीजनिंग के अभी रीजनिंग के इस क्लास को अगर आप समझ गए तो समझिए आप 50% रीजनिंग के चैप्टर को क्लियर कर लेंगे आप। ठीक है भाई? तो अब क्या करेगा वो व्यक्ति? मेरे द्वारा प्रदान किए गए कोड को डीकोड करना शुरू करेगा, और डीकोड करने के फलस्वरूप वो तर्क का प्रयोग करेगा, अनुमान का प्रयोग करेगा। अनुमान और तर्क उसके जानते हैं सही भी हो सकते हैं, अनुमान और तर्क उसके गलत भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। अब क्या करेगा? उसके पासवर्ड को खोलने के लिए हो सकता है कि मेरा मोबाइल नंबर उसे पहले से पता है, तो मोबाइल नंबर को डालेगा कि इनका पासवर्ड सामने, एक अनुमान, सामने वाले व्यक्ति का मोबाइल में पासवर्ड मोबाइल नंबर ही हो सकता है उसका। दूसरे नंबर पे हो सकता है वो मेरा डेट ऑफ बर्थ डाले। तीसरे नंबर पे, अब देखिए, मेरे द्वारा जो गुप्त कोड प्रदान किया है उसे पता नहीं है बिल्कुल, वो अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, या वो मेरे द्वारा प्रयोग किए गए कुछ शब्दों को नोटिस किया हो पहले से। जैसे आप बहुत सारे फिल्म जब देखते हैं तो उसमें एक विशेष बात आपको देखने के लिए मिलती है कि जब कहीं पे कोई ऐसा विशेष पासवर्ड प्रदान किया जाता है तो उस पासवर्ड को जब किसी एक्टर के द्वारा डीकोड किया जाता है तो वो क्या करता है? अपने बैग में जाता है और सोचता है कि जो भी इसको पासवर्ड प्रदान किया है उसके द्वारा क्या क्या मुंह से शब्द निकला था। किसी में, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सांस लेते समय कहता है कि ये कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म होगी, तो वहां से दिमाग लगाता है कि ऐसा तो नहीं कि जो इसने यह गलत कृत्य किया है उसको जहां हम पहली बार इससे झगड़ा किए थे, लड़ाई किए थे, वहीं पे इस व्यक्ति को लाके छुपाया हो या रखा हो। ऐसे बहुत सारे आप फिल्मों में, सीरियल में, CID को देखे होंगे आपने, है कि नहीं? फिर यहां पे ठीक वही काम करता है ये डीकोडिंग करने वाला कैंडिडेट। सोचता है कि क्या जिसने कोडिंग करके हमको मोबाइल प्रदान किया है इसने पीछे के समय में किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, तो उन शब्दों में से उठा के जानते हैं मोबाइल में डालने का प्रयास करेगा। फिर आगे क्या करेगा कि हो सकता है कि कोडिंग करने वाला व्यक्ति अपने बाइक का जो नंबर है, जो नंबर प्लेट पे नंबर लिखा रहता है, वो नंबर डाला होगा। कहने का मेरे बस तात्पर्य क्या है? यहां पर कहने का तात्पर्य बस मेरे इस मोटी मोटा या साफ शब्दों में यही है कि यहां पे डीकोडिंग के लिए उसे अपने तर्क का या अनुमान का प्रयोग करना पड़ता है, और इस तर्क और अनुमान के माध्यम से जब वह पता लगा लेता है कि इस फोन में क्या कोड प्रदान किया गया था, तो यह प्रक्रिया जानती है डीकोडिंग की प्रक्रिया कहलाती है। क्या ये कोडिंग डिकोडिंग जो है हमारी, इस कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है? नहीं है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग हमको पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल हमको ये बिल्कुल नहीं पता होता है
एकदम बिल्कुल कोई बताया ही नहीं रहता है कि 2 दूना 16, कोई नहीं बताता है कि 3 तिरिक के क्या होगा, कोई नहीं बताता है। लेकिन जो पहले तरह की हम कोडिंग डिकोडिंग आपको बताएं, उसमें तो पहले से बताया गया है, पहले से बताया गया था, सेना के पति और सेना के बीच में कोड पहले से फिक्स किया गया था। लेकिन हमको यहां पे कुछ नहीं बताया गया, हमको बताने के रूप में एक प्रारूप दिया गया था कि 2 दूना 16 जैसे होगा, ठीक उसी तरह से आप 3 तिरिक के 9 निकालिएगा, चाहे जो आएगा वो निकालिएगा। तो बिल्कुल देखिए, रीजनिंग पढ़ने से पहले अपने माइंड को पूरी तरह से सेट कर लीजिए कि रीजनिंग एक स्वतंत्र विषय है। तो जैसे उसी तरह हमें स्वतंत्रता के साथ इसमें अनुमान और तर्क का प्रयोग करके इसे सही और गलत पे हमें पहुंचना पड़ता है। रीजनिंग ही एक ऐसा विषय है, कहने का तात्पर्य यहां यह है कि इतिहास में अगर प्रश्न आ गया कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो अगर आप उसका उत्तर एक मतलब निश्चित उत्तर होता है हमारा, जानते हैं बाबर, और अगर आप उसमें औरंगजेब या कुछ और लगा दिए हैं, सही हो गया या गलत हो गया, या विकल्प में बाबर को न सही करके औरंगजेब को सही कर दिया, तो अगर आप उस प्रश्न को आयोग में लेके जाएंगे तो आपको उसका नंबर मिलेगा कि नहीं, इसका सही उत्तर बाबर है तो बाबर पे ही नंबर मिलना चाहिए। अगर आयोग द्वारा यह त्रुटि की गई है तो इसे बदला जाएगा। लेकिन रीजनिंग के किसी प्रश्न को लेके आप आयोग में नहीं जा सकते। रीजनिंग में 2 दूना 16 भी कर सकता है, 2 दूना 24 भी कर सकता है, 2 दूना कुछ भी कर सकता है। और जानते हैं, हो सकता है कि आपका विकल्प भी मैच करे। रीजनिंग में एक विशेष बात यह होती है कि आप जो रीजनिंग लगा के, जो तर्क लगा के उस उत्तर पे पहुंचते हैं, वो उत्तर आपको विकल्प में प्राप्त भी हो और आप उसे लगा दें, लेकिन जब आयोग की उत्तर कुंजी आए तो उसमें वो वाला विकल्प नहीं रहेगा, बल्कि दूसरा वाला विकल्प सही रहेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाके उस आयोग को सूचना प्रदान करेंगे कि नहीं, आपके विकल्प में ये था और मेरे रीजनिंग ये थी, तो आपने मुझे नंबर क्यों नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रीजनिंग में एक और विशेष बात होती है। देखिए, रीजनिंग की एक विशेष बात और होती है कि एक प्रश्न के 2 उत्तर, एक प्रश्न का 2 उत्तर रीजनिंग के तहत ही प्राप्त होता है हमारा। और वो 2 उत्तर में अगर सही कहा जाए तो ये आपका लक कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। आपको उसका नंबर मिल भी सकता है और आपको उसका नंबर नहीं भी मिल सकता, दोनों बातें होती हैं। लेकिन ज्यादातर प्रश्नों में एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, एक प्रश्न का 2 उत्तर नहीं होता है। लेकिन हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि रीजनिंग, देखिए बाकी क्या गणित में एक प्रश्न का 2 उत्तर होगा, कभी नहीं होगा। क्या किसी हिंदी में कुछ जगह होते हैं, कुछ जैसे अलंकार वगैरह में चले जाएंगे तो कुछ ऐसे हमारा अलंकार होते हैं जिसमें एक ही पंक्ति में 2-2 अलंकार होते हैं। गणित में एक प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, 2 उत्तर नहीं हो सकता। इतिहास की बात कर लिया जाए, मतलब कहने का मोटी मोटा यहां पे तात्पर्य बस यही है, हम आगे चलें कि रीजनिंग हमारा एक ऐसा विषय है, अगर वो रीजनिंग है, याद रखिए आप, बहुत सारे रीजनिंग नहीं होती है। रीजनिंग के किताबों में रीजनिंग को लिखने से रीजनिंग नहीं हो जाएगी। आयु पर आधारित समस्याएं रीजनिंग की किताब में प्रिंट होके आता है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि आयु पर आधारित समस्याएं रीजनिंग का अंग है। जहां नियम शुरू हो जाए, जहां नियम का प्रयोग होने लगे, वो रीजनिंग की श्रेणी से बाहर हो जाता है। रीजनिंग में रीजनिंग होती है, तर्क होता है, अनुमान होता है, और जहां नियम लग गया वहां पे जानते हैं तर्क और अनुमान एक तरफ हो जाते हैं और रीजनिंग हमारी समाप्त। घड़ी, कैलेंडर, पासा, ये सारी चीजें जानते हैं रीजनिंग के तहत लाके रख दी जाती हैं, लेकिन ये रीजनिंग का अंग नहीं है। रीजनिंग का अंग कोडिंग डिकोडिंग है, सादृश्यता है, वर्गीकरण है, श्रृंखला है, और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, वो रीजनिंग है। जिसमें नियम हमारा प्रयोग होता है वो रीजनिंग हमारी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हमारा रीजनिंग के बारे में इतनी बात हो गई। अब हम जानते हैं रीजनिंग का जो पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम बता रहे हैं, इससे संबंधित तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 1, देखिए यहां पे अगर कहा जाए तो तथ्य का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, फिर भी हम यहां पे हमने कहा ना रीजनिंग में टाइप नहीं होता।
तथ्य से तात्पर्य यहां पे हमारे टाइप से है। तो एक बात और समझिए आप कि रीजनिंग में किसी भी प्रकार का टाइप नहीं होता। अगर आप टाइप पढ़े हैं तो बिल्कुल जानते हैं, वो जहां तक हमें लगता है वो बिल्कुल अनुपयुक्त है। रीजनिंग का एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो 500 टाइप्स। कभी आप पेपर देते होंगे, आप देखते होंगे रीजनिंग में आप पढ़ के गए हैं कुछ, आधे से अधिक लोग सो रहे हैं, वो जागते रहे हैं, ठीक ना, नहीं तो उनसे हम बाद में मुलाकात करेंगे, ठीक ना। पता नहीं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, आप लोगों को नींद आती है बहुत, ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, आराम करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो तथ्य नंबर 1 यहां तात्पर्य यह है कि मेरे बताने का सीक्वेंस, न कि टाइप, क्योंकि मेरे हिसाब से रीजनिंग में कोई टाइप नहीं होता है। रीजनिंग में टाइप करना रीजनिंग की अवहेलना करने के बराबर होता है। दूसरी बात, रीजनिंग का प्रश्न कोई भी सेट कर सकता है, बाकी विषयों का प्रश्न कोई सेट नहीं कर सकता। रीजनिंग का प्रश्न आप भी सेट कर सकते हैं। आप एक नए प्रश्न को बना के ले आइए और उसे प्रेजेंट कर दीजिए, वो रीजनिंग हो जाएगी। तो तथ्य नंबर 1 जो कोडिंग डिकोडिंग के तहत होता है वो हमारा होता है अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के 26 अक्षर। तथ्य नंबर हमारा 1 होता है अंग्रेजी के 26 अक्षर। इसी में ही हम आपको पूरा कंप्लीट दे देंगे। अंग्रेजी के 26 अक्षर से तात्पर्य होता है हमारा अल्फाबेट से ABCD से लेके XYZ, ये हमारे टोटल 26 अक्षर हो जाते हैं। बाई स्टेप देखिए। अब आज पहला क्लास आपको कोडिंग डिकोडिंग कहीं ना कहीं जानते समाप्त हो जाएगा। अगले वाले क्लास में हम आपको इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट में केवल जानते हैं अब तक विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का ही संकलन हमारे द्वारा तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहला तथ्य हमको जानते हैं अंग्रेजी के 26 अक्षरों के बारे में जानना है। 26 अक्षरों के बारे में जानने से तात्पर्य यह होता है कि यहां पे A का क्रमांक पहला, A का B का दूसरा, 3 ये हो गया आपका, और यहां से जाता है 24, 25, 26। देखिए, जब हम A से शुरू करके 26 तक 26 अक्षरों को, अंग्रेजी के वर्णमाला के 26 अक्षरों को लिखते हैं, तो जो लिखते समय जो अक्षर जिन स्थान को प्राप्त करता है, जो अक्षर जिन स्थान को प्राप्त करने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे हमने A लिखा तो A का स्थान नंबर 1, B का स्थान नंबर 2, C का स्थान 3, D का 4, E का 5, ऐसे ही लिखते गए हम। अगर तो W, X, Y और Z, यहां W का 23, 24, 25, 26 स्थान से तात्पर्य यह हुआ कि लिखते समय जो इनका स्थान आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते हुए 26 तक, तो जो इनके स्थानीय मान होते हैं। देखिए, स्थानीय मान से तात्पर्य यह होता है कि जैसे अगर एक पंक्ति में 50 व्यक्तियों ने लाइन लगाकर खड़ा है, तो पहला व्यक्ति लाइन में एक कतार में अगर खड़े हैं तो पहला व्यक्ति पहले स्थान पर खड़ा है तो उसका स्थानीय मान पहला हुआ। कहने का तात्पर्य एक और है, आपने गणित में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए 253 लिखा है, तो स्थानीय मान का मतलब यह हुआ कि 2 का स्थानीय मान 100, 200 कहते हैं। 53 को हम कहते हैं 5 दहाई 3 इकाई। तो जो जहां बैठा होता है, जो जहां पे स्थित होता है, वही स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान से तात्पर्य यह नहीं होता केवल गणित में स्थानीय मान, ये स्थानीय मान कक्षा में भी हो सकता है, ये स्थानीय मान शहर में भी हो सकता है, स्थान को लेके भी स्थानीय मान होता है। आप कहते हैं ना कि ये वाला स्थान इस वाले स्थान के बगल में स्थित है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई बाबा विश्वनाथ की प्रसिद्ध प्रतिमा या मंदिर हमारे बनारस शहर के किस स्थान पर स्थित है, तो आपके द्वारा जानते हैं एक उत्तर प्रदान किया जाता है कि वो बुला नाला या मैदागिन से होते हुए जब आगे की तरफ बैठेंगे तो वहीं पे स्थित है, मतलब उनका स्थानीय मान वहां पे है। वैसे ही आपके जो ये A से लेके 26 तक अक्षर हैं, जैसे हम करते क्या है, इसको लोग कहते हैं कि
W का याद कर लीजिए 23, ये कोड नहीं है, ये W का 23वां स्थानीय मान है। तो A से लेके 26 तक, Z तक 26 अक्षर को जिस क्रम में हम बैठाते हैं, उस क्रम में आने वाला जो उसका स्थान होता है, उसी स्थान को रीजनिंग में कोड के नाम से जाना जाता है। वही स्थान, कोड कोई अलग से नहीं आता। पहली बात, कोड को हम अलग से कह के उसे जानते हैं हवा नहीं बना सकते कि बहुत कोड 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 याद, जैसे हमारे यहां जानते होता क्या है, फट से हम लोग कहते हैं चलो भाई कोड याद करो। कोड नहीं याद करना है, पहले तो यह जानना है कि कोड अलग से नहीं आता। देखिए, हमारे लिए कोई भी तथ्य कठिन कब हो जाता है, जब हमें यह लगता है कि यह तथ्य कहीं और से आ गया है, हमें इसे पढ़ना है। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाए कि यह तथ्य हमारे बीच का है, हमारे साथ का है, तो वो तथ्य हमारे लिए आसान हो जाता है। किसी भी विषय की बात करें, किसी भी, जैसे अभी आप जिसके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सुविधाजनक है, आप उससे कुछ भी वार्तालाप, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत सही है स्थान। अभी एक व्यक्ति हम बनारस से कोई ला दें और वो टाई वाई लगा के आपके बीच में एंट्री करता है या आपके बगल में बैठ जाता है, तो अब आपके लिए वो तथ्य जानते हैं लगता है कि अनिश्चित है। आपकी सोच, आपकी संवेदनशीलता, आपके विचार जानते हैं परिवर्तन हो जाता है। आप कुछ भी कहने से पहले सोचते हैं, आपको लगता है ये कुछ विशेष तथ्य है। मतलब जो विशेष तथ्य की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में निहित होती है, उसी दौरान जानते हैं हमारे सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता में कमी आती है। लेकिन हमें अगर यह पता चल जाए कि जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं ये तो मेरी ही रीजनिंग है यार, जो हम गणित पढ़ रहे हैं वो तो मेरे गांव की ही गणित है, जो मैं 100 की नोट लेके जाता हूं दुकान में वो मेरी वही वाली गणित है, आपको मैं बता दूं 50% मुसीबत हमारी तुरंत कम हो जाती है। लेकिन जैसे हमें पता चलता है ये तथ्य कहीं अमेरिका से आया है, तथ्य हमारा लगता है ये बहुत विशेष बात है। जैसे किसी 20 रुपए की वस्तु पर भी अगर आप मेड इन कैलिफोर्निया लिख दीजिए और उसमें एक जानते हैं 3 इंच का पतला सा वायर डाल दीजिए, बस मेड इन कैलिफोर्निया लिख दीजिए आप। अब जब मुझे देखेंगे तो मुझे उसके प्रति कठिनाई महसूस होगी। कठिनाई से मतलब पहले की 20 रुपए पे 2000 लिख दीजिए, बिक जाएगा 2000 में। 2000 के साथ हमारी सोच चलना शुरू कर देती है, उस 2000 के साथ हमारी सोच चलना शुरू हो जाएगी। जैसे जब ये ऑनलाइन कक्षाएं आपके साथ नहीं थी, ये चीजें आप स्पष्ट नहीं देखते थे, उस समय आपकी सोच कुछ और हो, क्या होता होगा। लेकिन जब जैसे आपको पता चला कुछ नहीं है, जैसे आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है छोटा सा, बहुत पहले छोटे मोटे फोन आते थे जिसपे पेंसिल से लिखते थे हम लोग, फोन में ही नीचे एक साइड में लगाता। अभी आप जाएंगे सैमसंग वगैरह में नोट पैड वगैरह मिलता है, तो आप सोचिए हम उसको तो इससे पहले देख चुके हैं, और जब इसके प्रति हमारी कठिन सोच है, उसके प्रति हमारी आसान सोच है। तो पहली बात, चलिए हम चलते हैं टॉपिक पे, लंबा फिर हो रहा है बहुत ज्यादा, कि इनके जो स्थानीय मान होते हैं ए से लेके जेड तक के 26 अक्षरों के जो स्थानीय मान होते हैं, उन्हीं स्थानीय मान को रीजनिंग के पहले चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के तहत कोड की संज्ञा दी गई है। कोड की संज्ञा से तात्पर्य नाम, कि ए का कोड रहेगा आज से 1, बी का कोड रहेगा 2, सी का 3, डी का 4, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो पी का 16, क्यू का 17, आर मतलब 18, जे मतलब 10। मतलब जो इनके स्थानीय मान थे, इन्हीं स्थानीय मान को एक अलग से नाम दे दिया गया, एक संज्ञा प्रदान की गई, और उस संज्ञा का नाम रखा गया कोड। क्या नाम रखा गया भाई आपका? कोड। मतलब इसी को कोड की संज्ञा दे दी गई। अब कहा क्या गया कि आप रीजनिंग के पहले चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इनके प्रत्येक अक्षरों के जो स्थानीय मान को कोड के रूप में कहा जा रहा है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक वैसे ही मेरे तरफ से भी यही बात रहेगी कि ए से लेके जेड तक के सभी 26 अक्षर के जो स्थानीय मान हैं, इन स्थानीय मान को हमें याद कर लेना है। याद करते समय हमको देखिए, हम आपको 3-4 चीजें बता देते हैं, ठीक है। पहली बात, इनको याद करने के लिए जब हम याद करते हैं तो देखिए यहां जितने लोग भी बैठे हैं क्लास में, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उनको A B C D E
ये 5 अक्षर तो सबको याद होंगे, 1 2 3 4 और 5, ये याद होते हैं। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं, बताने के लिए, कोड याद करने के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा जरूर, लेकिन कभी भी इन तरीकों से कोड तैयार नहीं होता है। कोड कैसे तैयार होता है ये मैं लास्ट में मैं अपना बताऊंगा आपसे, अगर वो आपको सही लगता है तो उससे तैयार करेंगे, अन्यथा इसके अलावा भी अगर कुछ है आपको तैयार करने का तरीका तो आप तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तैयार आपको करना है, तभी आप प्रश्न कर पाएंगे, ये जान लीजिए। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए एफ के लिए अगर बात किया जाए तो एफ में देखिए मैं बता रहा हूं आपसे, ये सारी चीजें बस केवल काम चलाने के लिए हैं। क्यों काम चलाने के लिए, ये भी मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये जो मैं बता रहा हूं केवल आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं, जबकि इससे हमारा कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग का कोई चैप्टर तैयार नहीं। एफ है तो ये हम ऐसे बना के इसको उलट देंगे तो ये 6 हो जाता है। इसके बाद जी का 7 होता है, यच की बारी आती है तो आप ऊपर नीचे ऐसे मिला देंगे तो ये 8 हो जाता है। आई अगर हम ऐसे लिखते हैं तो आई को हम ऐसे बना देते हैं तो ये 9 होता है। टी की बात आती है तो टी की 20 हम रट लेते हैं, टी से हमारा 20 हो जाता है। इसी तरह से एक्स वाई जेड 24 25 26 हमको याद ही होता है। ठीक, तो एक तरीका तो ये भी होता है कि ऐसे भी कुछ अक्षरों के अपने तरीके से आप सेट कर लेंगे, तो जहां तक मुझे लगता है कि 15 से 16 अक्षर जानते हैं, बड़े आराम से हमारे ऐसे याद हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अगर हम ईजोटी का सहारा ले लें, ईजोटी जैसे EJOTY, देखिए हम बात बता जरूर रहे हैं लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। पक्ष मेरा अंतिम में आएगा कि मेरा पक्ष कहता क्या है। अब जैसे ईजोटी को ले लिया जाए तो ईजोटी के 5 अक्षरों को जो लिखा जाता है, इसमें ये 10 होता है, इसको 15 सॉरी ये हमारा 10 5 होता है, ये 5 हो जाएगा, 10 15 और 20, और यहां पे y हो जाएगा आपका 25। 5 10 15 20 और 25, मतलब अगर हम ईजोटी को याद करते हैं, ईजोटी को याद करते हैं तो हमें 5 10 15 20 और 25 ये क्रमांक हमको याद हो जाते हैं कि ये क्रमांक 5-5 के अंतराल पे हैं। लेकिन ये क्रमांक बस इसलिए याद हो जाते हैं कि ये 5-5 के अंतराल पर हैं, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि भाई 5 से पहले हमारा 4 आता है तो 4 हम दे देते हैं डी, दे क्या देते हैं, होता ही है। 5 के बाद 6 आता है तो हम यफ को दे देते हैं। ये हमारा 9 आता है ये आई को, और ये 11 दे देते हैं के को, ये 14 यन को, और ये 16 हमारा पी को, ये हमारा 19 होता है एस, और 21 होता है यू, और ये हमारा जानते हैं 24 हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और ये हमारा 26 हो जाता है जेड 24। देखिए एक बात आपने ध्यान दिया, ध्यान ये दिया कि मैं लिखना शुरू किया हूं, बहुत तेजी के साथ लिखा हूं। अगर हमें, यदि हमें ईजोटी की सहायता से अगर हमें डी का कोड 4 निकालना होता तो मेरी पेन 1 सेकंड के लिए ही ज्यादा समय लेती, लेकिन लेती। जैसे 10 से पहले 9 आता है, 10 से पहले 9 आता है, ये बात तो माइंड में सेट है, लेकिन 10 से पहले 9 आता है और 9 आई का कोड होता है, ये आई नहीं सेट है। ईजोटी बताने के लिए सही है कि हम बता दिए 5 ये हो गए और ये 10 ये हो गए 15, ABC का पता है हमें 3 18, मतलब 18-20 अक्षरों पे पहुंच जाते हैं तो 5-6 अक्षरों का काम हम चला लेते हैं। जैसे इस 15 पे आइए, 15 से पहले 14 है। देखिए पहले आप इसको जान लीजिए कि इसकी सहायता से हम कोड को याद करते हैं। अब हम इसके सकारात्मक पक्ष यही है कि आप इसको 5 10 15 20 25 पे याद रखिए, और इस 5 की सहायता से 2 और कोड का याद रखिए, 4 और 6, ऐसे ऐसे यहां तक करके कुल मिला के 5 ये 10 ये 15 हो गए। ये सकारात्मक पक्ष हुआ हमें 15 कोड को याद करने के लिए, 15 अक्षर के स्थानीय मान को। लेकिन इसका एक दूसरा नकारात्मक पक्ष होता है जो हमारे साथ, उसको जानिए। देखिए आपको हम बताएं, एक दर्शन का शब्द होता है सत्य और भ्रम। दर्शन का शब्द होता है सत्य और भ्रम। सत्य
यह है कि आप कोचिंग पढ़ने आए हैं, आप कक्षाओं को ले रहे हैं, और भ्रम यह है कि आप पढ़ रहे हैं, नींद लग रही है या दिमाग कहीं और है। तो हम आपको कुछ ऐसा ही इसमें बताने वाले हैं। हमारी रीजनिंग, हमारा कोई विषय, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको कठिन लगेगा, कठिन लगेगा। मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा तो कठिन लगेगा, क्योंकि मैं आसान तथ्यों को लेके नहीं आता। अभी ये भी कठिन लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं सारे नियम बताने के फलस्वरूप आपको मैं ये बता दूंगा कि ऐसे हमारा ये कोड तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको सत्य बताऊंगा, और असत्य यही है कि आप इसकी सहायता से तैयार कर लीजिए। और भी एक आध नियम और बता देते हैं, बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं इसमें कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, लेकिन सारी चीजें जानते हैं आपको केवल भ्रमित करेंगी, सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं करती हैं। तो अब देखिए, इसके नकारात्मक पक्ष को हमने ईजोटी में 15, जैसे अगर हमसे कह दिया कहीं कोड कहीं आ गया लिखने के लिए, मान लीजिए ऑरेंज, ORANGE, ये लिखा हुआ है, इसकी हमको जानते हैं इनके स्थानीय मान अर्थात इनके कोड को लिखना है। तो क्या हम ओ को लिखते समय, जब हम ओ को लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ओ को जब हम लिखेंगे तो हम याद करेंगे ईजोटी में ओ 15वां, 2 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, आप वहां की सहायता से ओ को कोड लिखेंगे। और एक आप ही के पैरेलल दूसरा लड़का होगा जो कि शुरू करेगा, देखिए 15, 18, 1, 14, 7 और 5। मतलब जब हम प्रारंभ के दिनों में बाइक चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो हम देखते हैं दूर कहीं भीड़ है तो यहीं से हम 2 नंबर गियर 1 नंबर लगा लेते हैं टाइम लेके, या चढ़ान आती है, ऊंचाई आता है तो हम 1 नंबर पहले माइंड सेट कर लेते हैं। लेकिन क्या अगर यही माइंड सेट करके हमको आजीवन बाइक चलाना रहे तो क्या संभव है कि हम बाइक चला पाएंगे? चला तो लेंगे, लेकिन जहां हमें 10 किलोमीटर पर थकान होती वहां 1 किलोमीटर पर ही थक जाएंगे हम, और हम जानते हैं उस रेस को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो रेस हमारी लगी होती है। ठीक है, तो कंपटीशन की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वो विशेषता होती है स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस होता है। मतलब अगर हमारे पास गति और गति के साथ साथ अगर शुद्धता है, तब वो हमें सफलता की तरफ ले जाती है। कंपटीशन, आप बहुत बड़े विद्वान हो जाइए, लेकिन अगर आपके पास गति नहीं है तो आप समझिए आपको मतलब कंपटीशन निकाल के नौकरी पाना असंभव है। तो सबसे जरूरी होता है स्पीड, और स्पीड हमारी तभी तैयार होती है जब बहुत सारी चीजों को जानते हैं हम याद कर लें। हालांकि याद करने की प्रवृत्ति शिक्षा के नकारात्मक पक्ष को दर्शाती है, लेकिन जहां याद करना जरूरी है वहां याद करना भी पड़ेगा। जैसे अगर हम बता रहे हैं आपसे कि अगर एक इतना बड़ा शब्द लिख दें जैसे CONGRATULATION, ये इतना बड़ा शब्द है, ठीक है भाई। अब इसकी कोडिंग करनी हो तो एक लड़का ईजोटी या जो उसने माइंड सेट किया है कहानी के रूप में, उसके तहत अगर इसकी कोडिंग करेगा तो क्या एक बार उसका दिमाग यहां से वहां जाएगा कि नहीं? मान लीजिए हम उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम यहां ABCD से लेके WXYZ तक लिख दिए और सबके ऊपर हमने, कोई लड़का कहता है सर हम किताब में बोले पहुंच के क्या करेंगे, एग्जाम में A से लेके Z तक लिख देंगे, सबके ऊपर कोड लिख देंगे। सबके ऊपर क्या लिख देंगे? कोड लिख देंगे। लेकिन जरा सोचिए, इस C का कोड अगर आपको याद नहीं है और इस C के कोड को अगर आप प्राप्त करने के लिए आप अपने पेपर के ऊपर यहां जो आप 26 अक्षर लिखे हैं उनके स्थानीय मान को यहां से देख के यहां लाके लिखने में और डायरेक्ट लिखने में कुछ समय का अंतर होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? देखिए, जैसे ये मुझे याद है, अगर मैं इसे लिखने चल रहा हूं, मैंने लिखना शुरू किया 3, 15, 14, 7, 18, 1, 20, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14,
क्या कोई गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है, सब सही है। मैंने ऐसे लिख दिया इसको, और इसी की तुलना में दूसरा जो स्टूडेंट है वो या तो इजोटी का सहारा ले रहा है, या तो वो अपने पेपर के ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसका सहारा ले रहा है। दुनिया की कोई ट्रिक हो, दुनिया का कोई भी मेथड हो जो कोड याद करने के लिए कहता है आपको, मैं ये कहता हूं कि उस तरीके से अगर आप याद करके यहां तक पहुंचते हैं तो समयांतराल मिलेगा। और समयांतराल अगर इसको लिखने में मान लीजिए हम अगर 1 मिनट का लेते हैं, 1 मिनट में बता रहे हैं, सेकंड में नहीं। अगर मैं इनके कोड को लिखने के लिए 1 मिनट का समय लिया तो आपके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बताए गए नियम के हिसाब से आप अगर लिखते हैं तो उसको लिखने में कम से कम 2 मिनट का समय लेंगे। यहां पे होता क्या है कि हमारी स्पीड पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और हमें आते हुए प्रश्न में जानते हैं असफल होने के लिए तैयार करती है। आ रहा है हमको प्रश्न, बैंकिंग की परीक्षा कभी देकर देखिए आप, 2 घंटे का पेपर होता है। फिलहाल में अभी कितने घंटे का है मुझे आइडिया नहीं, जब मैं दिया 2 घंटे का था। उसमें लगभग पास होने भर आप कर लेंगे, रीजनिंग सारे कर लेंगे, मैथ्स आसान होती है वो भी कर लेंगे आप। एसबीआई पीओ वगैरह की परीक्षा में हमारे रीजनिंग थोड़ी कठिन आती है, मैथ्स आसान आता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। आप विश्वास करिए, मतलब कि उसमें आप पास हो जाएंगे। मैं कहता हूं फेल कहां होते हैं? यहां होते हैं लोग, फेल इसमें होते हैं गति में, क्योंकि एक प्रश्न के लिए अधिकांशतः परीक्षाओं में हमको आज के समय में 36 सेकंड प्राप्त होता है। अधिकांश परीक्षाओं में 36 सेकंड का समय हमें प्राप्त होता है, और इस 36 समय के सेकंड में अगर रीजनिंग का कोई ऐसा प्रश्न दे दिया जिसमें कम से कम 20 अक्षरों की कोडिंग करनी हो, तो 20 अक्षरों की कोडिंग करने में ही आपका 36 सेकंड चला जाएगा। अभी लगाना बाकी है, मतलब उसमें हुआ क्या है ये बाकी है, साथ में उसमें जोड़ के घटा के कैसे हुआ है ये बाकी है, और विकल्प हमें कैसे टिक करना है भी ये बाकी है। अब क्या होता है कि हम इस 36 सेकंड के प्रश्न को सही तो कर देते हैं, लेकिन समय लेते हैं 1 मिनट का। हमें उसी से बचना है। कंपटीशन में आप जैसे इतने लोग बैठे हैं, मैं बता रहा हूं कि अगर आपको बढ़िया अच्छा खासा समय दे दिया जाए तो पास होने पर नंबर कर सकते हैं। हमारे अधिकांश जानते हैं स्टूडेंट बच्चे फेल होते हैं, नंबर कम पाते हैं, उसके पीछे बस एक ही रहस्य होता है, वो रहता है समय का। तो हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय स्पीड का ध्यान विशेष रूप से रखना है, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी तो आ ही जाएगी। कैसे आ जाएगी? बस हमारा आई कांटेक्ट बढ़िया हो। लिखते समय केवल लिखने पे ध्यान नहीं होना चाहिए, लिखते समय हमारी ये आंखें ये भी देखनी चाहिए कि मैंने 14 दिया है अगर यन को, तो ये देखेगा कौन? मेरी आंखें देखती हैं। बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क और मार्कर मिलके इसे 14 देते हैं, लेकिन ये 14 सही है कि ये 14 गलत है, ये कंफर्म करता है हमारी आंख। आंखों को ध्यान से इसको जानते हैं, आई कांटेक्ट बनाइए, आप कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां तक तो इतना हो गया। अब इसके बाद, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का ये थोड़ा लंबा चैप्टर हो गया हमारा। अब इसका पार्ट 2 हम अगले सेशन में बताएंगे, जो कि अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है।